सो हाय एवरीवन, कैसे तुम सारे के सारे। आज देखो मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन 12 क्वेश्चन के बारे में। देखो यार, ये 12 क्वेश्चन हर साल आपके रिपीट होते हैं यार, और अगर तुमने इन 12 क्वेश्चन को नहीं करा तो तुम्हारी परसेंटेज बहुत तगड़ी गिर सकती है। बिकॉज इन 12 क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चा करके आ रहा होगा, बिकॉज ये आपको पता है कि ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, हर साल रिपीट होंगी, और ये जो कुछ चैप्टर्स हैं इनके अंदर से भाई 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कल कुछ बात बताना चाहता हूँ, क्या कि इन क्वेश्चन को अच्छे से तुम घोल के पी जाना। मस्ट डू वाले चैप्टर क्वेश्चन है, और कौन से चैप्टर्स हमने लिए हैं इसमें, मूल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और, क्या कि भाई ये है क्लास 11th केमिस्ट्री के। ठीक है, अगर तुम्हें सेम वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री की चाहिए मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट। ठीक है, तुम इस चीज़ के ऊपर पढ़ लेना। ठीक है, चालू करते हैं। अच्छा, चैप्टर 1 भाई क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से ना एलआर और स्टोइचियोमेट्री के सवाल पूछे गए हैं, मतलब बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट के, है ना। और कंबस्टन वाले सवाल बहुत पूछे गए हैं। लोग कंबस्टन वाले सवाल को इग्नोर कर देते हैं, बट तुम्हें इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज हर साल इसके सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कराता हूँ। देखो आ जाओ, पहला हमारा कंबस्टन वाला सवाल ही है, देखते हैं। कह रहा है ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ ऑन कंप्लीट कंबस्टन 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ग्राम ऑफ CO2। मैंने कहा ठीक है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। पहले तो समझते हैं। देखो यार, हमेशा आपको ध्यान कर रखना है कुछ चीज़ें हैं, क्या कि जब भी आपको बोले कि कंबस्टन हो रहा है ना, सो आपको ये एक जो रिएक्शन दी हुई है, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 विल गिव यू X टाइम्स CO2 प्लस Y/2 टाइम्स H2। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन को घोल कर पी जाना है, इसको रट लो कैसे भी करके। ठीक है, जब भी कंबस्टन होगा आप इस वाली रिएक्शन को यूज़ करोगे। ठीक है, अब जब भी आपको बोलेगा कि भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहा है, भाई उसका कंबस्टन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या मानोगे, हमेशा आप उसको लेट कर लो लेटर कि CXHY होगा। ठीक है, और यहाँ ये जो CXHY वही यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो यार, कह रहा है ये जो कंपाउंड है ना, ये 0.492 ग्राम का है। ठीक है, और बेसिकली आपका यहाँ पे जो CO2 बन रहा है वो इतना बन रहा है। अब वो पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, मतलब क्या कि अगर इसके अंदर ये जो X है, यहाँ पे CX लिख रहा है ना, तो यहाँ पे है ना, सो बेसिकली वो पूछे कि X का परसेंट कितना है ना, तो अपने को बेसिकली निकालना है फाइंड X%। ठीक है, अब समझाता हूँ। देखो यार कैसे करना है, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, आप लोगों को निकालना है ना, सो बेसिकली परसेंटेज कार्बन इन CXHY कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। मास ऑफ C इन CXHY है ना, कि इसके अंदर कार्बन कितना है अपॉन में इसका वेट कितना है, यानी कि इसका मास है ना, और डिवाइड बाय 100। अरे ऐसे ही तो आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हो यार, है ना, राइट। अच्छा, अब एक छोटी सी दिक्कत है, क्या कि पहले जो हमारे पास है आप वो समझ लो। देखो यार, मास ऑफ CXHY अपने पास है 0.492 ग्राम। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि मेरे पास मास ऑफ C इन CXHY नहीं है यार। अरे कहाँ दिया हुआ है ना, पूरे CXHY का तुम्हें ग्राम दिया हुआ है, बट तुम्हें केवल कार्बन का निकालना है। कैसे निकालोगे समझा दूँ। देखो यार, आप एक बात समझो, क्या कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर ये जो CO2 है, इसके अंदर जो कार्बन है ये आ कहाँ से रहा है यार, ये कार्बन आ रहा है आपके CXHY के अंदर से ही। इसका मतलब क्या है कि जितना कार्बन यहाँ से आया है वो जहाँ, मतलब वो कहाँ से आया होगा, वो बेसिकली CXHY के अंदर जो कार्बन है वहीं से तो आया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी तरह से ये कार्बन निकाल लूँ, यानी कि CO2 के अंदर जो कार्बन है उसका मास निकाल लूँ, सो मैं मास ऑफ C इन CXHY की जगह पर इसका ग्राम लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, अरे भाई बिकॉज यहाँ पे जो भी कार्बन आया है वो आया तो यहाँ से है ना दोस्त, राइट। तो पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं मास। ठीक है, इसका कितना मास होगा, इसमें कार्बन का कितना मास होगा CO2 के अंदर। ठीक है, अब मैं आपसे नीचे बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा, जो मैंने अभी बोला, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ फाइंडिंग मास ऑफ C इन CO2, यानी कि अपने को इसके अंदर जो C है उसका मास फाइंड करना है। ठीक है, आ जाओ, हम जानते हैं क्या कि भाई 44 ग्राम CO2 हैज़ 12 ग्राम ऑफ C। ये कैसे पता है भैया, बहुत सिंपल है। देखो यार, आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि CO2 का अगर मोलर मास 44 ग्राम है, अगर क्या होता ही है ना, सो 44 ग्राम के अंदर जो CO2 है, यानी कि CO2 का जो मोलर मास है 44 ग्राम है, राइट। अब इसके अंदर कार्बन कितना है ना भाई, तो इसके अंदर कार्बन है 12 ग्राम। कहते हैं बात समझ में आ रही है, बिकॉज 12 ग्राम क्यों है, बिकॉज इसके अंदर जो कार्बन है उसका मोलर मास तो 12 ही होता है ना यार, बात समझ में आ रही है ना। सो अगर आप इतनी बात से सहमत हो तो पहले हाँ ना बोलो यार। ठीक है, अब सुनो, 44 ग्राम के अंदर 44 ग्राम CO2 के अंदर आपको मिल रहा है 12 ग्राम C, है ना। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम CO2 के अंदर 12.44 ग्राम ऑफ C मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब सुनते जाना, अपने पास इसका ग्राम दिया हुआ है ना, CO2 का मास दिया हुआ है 0.792 ग्राम, राइट। अच्छा, सो अगर एक CO2 में इतना ग्राम C है, सो 0.792 ग्राम में इतना ग्राम C होगा, राइट। अब आप भी उसको सॉल्व करोगे, आपको मिल जाएगा 0.216। देखो, अपने को भाई मास ऑफ C मिल चुका है,
वो कितना है 0.216 है ना। अब इसको उठा के आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको उठाओ और कहाँ रख दो, यहाँ रख दो। कहानी समझ जाओ, आप इसको यहाँ रखोगे आपको पता है कैसा दिखेगा, सुनते जाना, आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ये देखो जूम करो तुम्हारे लिए, इधर आओ, ये देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे भाई आपका आंसर आएगा 43.9 और इसको राउंड ऑफ करोगे तो भाई आंसर आएगा 44। सिंपल, समझ गए बात को कि आपको कंबशन वाले सवालों को किस तरह से टैकल करना है, कहाँ गया, किस तरह से टैकल करना है, समझ गए, बहुत बढ़िया। मैं आपसे अगले सवाल की बात करता हूँ, कहाँ गया, हाँ देखो यार, अब ये कौन सा, ये है LR वाला, समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं। देखो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉलोज द फॉलोइंग रिएक्शन, डरना नहीं है, बहुत आसान है, करा दूंगा। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है व्हेन इतना ग्राम इतना kg ऑफ Fe3O4 एंड इतना kg ऑफ CO आर अलाउड टू रिएक्ट देन द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस। बहुत आसान है, देखो इस रिएक्शन को पहले मैंने यहाँ लिखा, मैंने कहा ओके जी, है ना। अब जो तुम्हें चीज़ें दी हुई थी ना, मैंने रिएक्शन के अंदर ही उस चीज़ को डाल दिया, मतलब Fe3O4 इतना kg है, CO इतना kg है, और आपको Fe पूछा है ना भाई, तो मैंने उसको बोला ठीक है भाई इसको x ग्राम मान लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब सुनो, जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, अच्छा पहली बात क्या कि आपको कैसे पता कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल ही है, जब भी आपको कोई रिएक्शन दे, है ना, और आपको लगे कि हाँ भाई इसमें स्टोइचियोमेट्री से अपने को खेलना है, स्टोइचियोमेट्रिक समझते हो ना, कि ये kg है, ये kg है ना, मतलब बेसिकली मास दिया होगा या फिर कुछ और दिया होगा और आपसे यहाँ पे कुछ पूछा होगा, है ना, तो वो कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो हर एक चीज़ के लिए। क्या बोला मैंने, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो हर एक चीज़ के लिए, बताता हूँ। इसके लिए निकालते हैं मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो, इसके नीचे निकाल रहा हूँ, इसके लिए यहाँ लिखा है मैंने नीचे, ठीक है। अब सुनना, मोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो भाई मास कितना दिया हुआ है, अरे बेटा इसका मास दिया हुआ है इतना, ये kg में है, मैंने कहा ठीक है। इसको मैं ग्राम में करूँगा तो 4640 आ जाएगा, अरे भाई इसको 1000 से मल्टीप्लाई मारो, कितना आएगा 4640, समझ पा रहे हो, हाँ जी। अच्छा, और नीचे क्या लिखा है, ये है मेरे भाई लिखा हुआ मोलर मास। अच्छा जी, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, अरे तुम्हें बताइए यार, ये देखो Fe का, O का और C तुम्हें दिया हुआ है ना, तो तुम बेसिकली यहाँ से सबको ऐड करोगे और Fe3O4 के फॉर्मूले के हिसाब से तुम करोगे तो 232 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कोएफिशिएंट ध्यान से सुनना, मोल तो हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, कोएफिशिएंट का है भाई, ये जो है एक केमिकल रिएक्शन है, अभी भाई बैलेंस है ना, अगर बैलेंस नहीं होती तो तुम पहले इसको बैलेंस करते, है ना, फिर तुम मोल अपन कोएफिशिएंट निकालते हैं ना। अब भाई कोएफिशिएंट यहाँ पे बना है तो भाई मैंने यहाँ पे बना दिया। अच्छा, सिमिलरिटी मैं कह रहा हूँ इसके लिए निकालो, मैंने कर देंगे यार, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, है ना भाई। आपने देखा कि अच्छा ये इतना kg है तो 2520 ग्राम में हो जाएगा, है ना। और 28 क्या है भाई, इसका मोलर मास है ना, कैसे पता, अरे भाई C और O को मिलाओगे तो भाई कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, सिंपल, मतलब वही 16 और 12 को, है ना। चलो इतना हो गया। अब सुनना ध्यान से, क्या दोनों को जब तुमने कैलकुलेट करा तो 80 और 90 आया। अब क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी कम आया दोनों में से वही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या है बताऊंगा, 20 कम है ना 90 से, है ना, यानी कि भाई अपना लिमिटिंग रिएजेंट है Fe3O4, समझ में आ रही है। अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमें जो आगे की कैलकुलेशंस करनी है वो हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अच्छा ये है क्या, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, समझाऊंगा, टेंशन नहीं, समझाऊंगा। सो सुनते जाना अंत तक। Fe3O4 जो है ये इस रिएक्शन के अंदर जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अच्छा, अब स्टोइचियोमेट्रिक के साथ में कैसे खेलना है, कुछ नहीं करना है अपने को, फिर से भाई मोल अपॉन कोएफिशिएंट के साथ अपने को खेलना है। कैसे खेलेंगे बताता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकाला था, मैंने कहा हाँ जी। सिमिलरिटी आपको इसके लिए और इसके लिए निकालना है। अच्छा भैया इसके लिए और इसके लिए ही क्यों निकाल रहे हैं, अरे मेरे भाई बिकॉज हम लोगों ने इसके लिए तो इन दोनों का इसलिए निकाला जिससे कि अपने को पता लग सके कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब समझ में आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो जो भी स्टोइचियोमेट्रिक चलेगा वो इसके हिसाब से चलेगा, है ना। तो मैंने कहा ठीक है इसके लिए निकालते हैं मोल अपॉन कोएफिशिएंट, है ना। इसी की तरह निकालोगे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता दूं, आप जब इसको डिवाइड करते हो भाई इसका आंसर 20 आता है, ठीक है, समझ लो, सुनते जाना। अब सुनना, इसके लिए निकालता हूँ मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो, बहुत आसान है भाई, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, है ना भाई। मास मैंने इसका माना था x, है ना, और मैं क्या बोल रहा हूँ ये kg में है, तो भाई मैं इसको लिखने जाता हूँ ग्राम में। बेटा ग्राम में कैसे लिखूंगा, x इंटू 1000, अरे बात समझ में आ रही है ना। अरे आपने यहाँ पे भी तो kg से जब ग्राम में करा तो भाई क्या करा, 1000 से मल्टीप्लाई तो करा, है ना, तो आपने ऐसा कर दिया। अच्छा, अब बेटा मोलर मास इसका कितना होता है 56, कहाँ लिखा है भैया, ये लिखा है, क्लियर है। अच्छा, अब और क्या बोलते हैं अपना कोएफिशिएंट कितना है इसमें 3 है, तो भाई आपने 3 डाल दिया, है ना। अब आपको क्या करना है, सोचते हैं ना, आपको क्या करना है, दोनों को कर दो बराबर कर दो। अच्छा, जब दोनों को बराबर करोगे तो भाई तुम्हारे पास ये एक क्या बोलते हैं इक्वेशन है कि यहाँ से तुम निकाल सकते हो 3.36 x इक्वल टू 3.36 kg, बट अपने को तो भाई ग्राम में चाहिए, है ना, तो 3360 ग्राम हो जाएगा, सिंपल, है ना। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा 3360। समझ गए बात को, आगे चलते हैं, आ जाओ।
बात करते हैं भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है भाई। यहाँ से पूछा जाएगा तुमसे डी ब्रोई वेवलेंथ और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में, बहुत आसान है, सुनते जाना। देखो यार, पहले मैं आपसे बात करता हूँ यार, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, ये तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे चैप्टर के अंदर पूछा गया है। आप सुनना, क्या है टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फ्रॉम द गिवन सेट, है ना। आज तुम्हें बहुत सारे सेट दिए हुए हैं, बोल रहे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी है। बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे करेंगे सुनना, आपको कुछ नहीं करना, जितनी भी स्पीशीज़ हैं सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो सेम हो। अच्छा, सबके लिए अंदर जो इलेक्ट्रॉन है निकाल सकते हो। अरे कैसे निकालोगे, अरे बड़ा आसान है, सुनते जाना। एक का बता रहा हूँ, ऑक्सीजन कितने का होता है, 8 है ना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं ऊपर से 2, यानी कि 8 + 2 = 10। अच्छा, ये मुझे कैसे पता लगा कि ये 8 होता है, 8 बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर है ना। एटॉमिक नंबर अपने को क्या बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, है ना। सो ऐसा करके आप सबके लिए इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऐसा करके, है ना। और हाँ, कितने आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना, तो भाई 10, 1 2 3 4 5, अपना आंसर भाई 5 आ गया। क्या बात समझ में आई, क्लियर है, बहुत सुंदर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, कह रहा था शॉर्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, कह रहा था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ He+S। देखो यार, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सुनते जाना। जब भी तुम बोले बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हमेशा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है बिगेस्ट एनर्जी डिफरेंस। कैसे होता है समझाता हूँ। मैंने बोला आपको ये वाला फॉर्मूला आता है, E=mc/λ। मैंने कहा हाँ जी आता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये कम होना चाहिए, अगर मेरे भाई ये कम हुआ तो ये ज़्यादा होगा, है ना। यानी कि अपने को चाहिए बिगेस्ट एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। अब जरा सुनना, है ना। हम लोग क्या फॉर्मूला इस पर यूज़ करेंगे, अपने को निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। मेरे भाई वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ = RH/z², 1 - n1 का स्क्वायर - 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर n1 और n2 क्या है तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रखो, क्या कि ये होता है छोटा और ये होता है बड़ा, बात खत्म। क्या ये ये छोटा ये बड़ा, सिंपल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सुनते जाना। देखो पहले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज बोल रहा है ना। अब तुम्हें मैंने बताया हुआ भाई ये लाइमन सीरीज होती है ना। मैंने तुम्हें ऑलरेडी ये सब चीज़ें बताई हुई है ना। ये मैंने कहाँ से लिया है स्क्रीनशॉट, ये मैंने खुद के अपने नोट्स के अंदर से लिया है, ठीक है। चलो तुम जाके नोट्स को एक बार चेकआउट कर सकते हो, रिवीजन वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें सब कुछ बताया हुआ है। आप सुनना, देखो यार हाइड्रोजन एटम के अंदर भाई मैं तुम्हें लगा रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला। मैंने कहा ठीक है जी लगा देंगे, है ना। 1/λ = RH/z²। z² मतलब भाई हाइड्रोजन का z कितना होता है, 1 होता है ना। तो भाई मैंने कहा 1 का स्क्वायर करा, ओके। अब ये है 1, है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे n1 जो है वो होता है छोटा और n2 क्या होता है बड़ा। अब सुनना, मैं चाहता हूँ क्या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मेरे भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस सबसे बड़ा होगा, है ना। अब सुनना, लाइमन सीरीज के लिए एनर्जी डिफरेंस बिगेस्ट कब होगा, जब भाई इनफाइनाइट से कुछ चीज़ 1 पर गिरे। क्या बात समझ में आ रही है, तभी तो भाई एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। सो बेसिकली अपना जो है इनफाइनाइट से जब 1 पे आएगा तब तुम्हारा कुछ इस तरह का दिखेगा। बात समझ में आती है तो हाँ ना बोलो, बहुत सुंदर, चलो बहुत बढ़िया, है ना। अब सुनना, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इतना हो गया। अच्छा, सो अपने को बेसिकली n1 हमारा 1 हो गया। क्यों 1 हो गया, बिकॉज मेरे भाई यहाँ पे बात कर रहे थे लाइमन सीरीज के बारे में, है ना। और बिगेस्ट एनर्जी का मतलब क्या हो कि भाई इनफाइनाइट से कर रहा है। बात क्लियर है, एक इक्वेशन ये हो गई। सिमिलरली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ He+S। देखो यार लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझते हो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ अगर बड़ी तो बेटा एनर्जी डिफरेंस सबसे कम, है ना। और बात करें बार्मर सीरीज की, है ना। अब देखो यार, अगर पास्टन से 52 में गिर जाए तो भाई शॉर्टेस्ट एनर्जी डिफरेंस होगा, यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, है ना। तो मेरी बात समझ में आनी चाहिए अभी तक, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा n1 हमारा हो जाएगा क्या 2 और n2 हमारा हो जाएगा 3। ज़रा चेक कर लेते हैं यार क्या हमने से लिखा है, n1 2 हो गया, n2 3 हो गया। क्लियर है, ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा। सिंपल है, ठीक है। चलो अब सुनना, इसको आप सॉल्व करोगे ये आएगा, है ना। दोनों चीज़ों को जब आप सॉल्व करोगे भाई आपको आंसर मिलेगा लैम्डा ऑफ He+S n λ/5। क्लियर है ना। सो बेसिकली अपना सही आंसर कौन सा है, बी। समझ गए बात को, आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए हो गया, टैलेंटेड हो। चलो अगली बात करते हैं आपसे। कह रहा है ओके ठीक है, कह रहा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 4th ऑर्बिट इज। देखो यार मैं आपको समझाता हूँ, दो चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्या लैम्डा = h/mv तो होता है ना। एक तो आपको ये वाली बात पता ही है ना। दूसरी बात क्या कि mvr = nh/2π। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनते जाना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से mv को यहीं रखो और nh/2π और यहाँ पे जो r है इसको यहाँ रख दो। मैंने कहा ठीक है, mv को उठा के इसमें फेंक दो। मैंने कहा ठीक है, जब फेंकोगे तो कैसे दिखेगा, लैम्डा = h, ठीक है, nh/2πr nh/2πr, ठीक है। यहाँ पे h से h मर गया, अपने पास लैम्डा = 2πr/n आ गया, ठीक है। अब सुनना, r भाई यहाँ पे क्या होता है, रेडियस, है ना। भाई रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r = r0 n² /z, ठीक है। कुछ लोग इसको r = a0
एन स्क्वायर अपॉन जेड भी बोलते हैं, बात एक ही है ना, समझ नहीं पता है। 0.53 होती है लगभग ए नॉट की वैल्यू, ठीक है, बस ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। अब देखो मैं आर की जगह पे लिख रहा हूँ ए नॉट एन स्क्वायर जेड ना, तो ए नॉट एन स्क्वायर जेड है ना, और यहाँ पे एन जो है वो यहाँ पे एन आ गया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे है ना, बेसिकली कुछ नहीं करना अपने को, एन से एन काट दो है ना। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे एन की वैल्यू रख दोगे क्या, 4 रख दोगे, क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे है 4th बोहर ऑर्बिट है ना, यानी कि एन इक्वल्स टू 4 हो गया। अच्छा जी, तो आप जब इसको डालोगे तो अपना आंसर लैम्डा में ये आ जाएगा, है ना। छोटी सी बात और क्या कि आप पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे जेड को मैं क्या डालूँ, है ना। तो देखो बेसिकली ना इस क्वेश्चन के अंदर एक फॉल्ट है, वो फॉल्ट क्या है कि तुम्हें बोला नहीं है कि जेड कौन सा है ना, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे, अगर कभी नहीं दिया होता है ना, सो हमेशा आपको मानना है क्या कि जेड इक्वल्स टू 1 है ना। जब आप डालोगे तो अपने को आंसर ये मिल जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा डी वाला। सिंपल है, समझ गए होगे। आगे चलते हैं, अगला है हमारा पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सारे के सारे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हमेशा आ जाते हैं, ठीक है। आओ बात करते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। सॉरी यार थोड़ा सा, अब सुनो, आयनाइजेशन एंथैल्पी के आते हैं और मेटालिक कैरेक्टर के आते हैं। ज़रा सुनना, मैंने तुम्हारे लिए ये एक पीडीएफ अटैच करा है, पीडीएफ कह रहा हूँ, इमेज अटैच करिए, जो मैंने रिवीजन नोट के अंदर में पढ़ाया हुआ था, जिससे कि तुम थोड़ा सा इसका रेफरेंस ले पाओ, ठीक है। अब सुनना क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत सिंपल है, कह रहे फॉर द एलिमेंट्स बी सी एन एल आई बी ओ एफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। कितना आसान है भाई, इधर आओ, मैं तुम्हें रटवाया हुआ है क्या। सेकंड पीरियड के अंदर भाई ये होता है जो फाइनल आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके कर रहा हूँ भाई पेस्ट, ठीक है। अब ज़रा सुनना, ज़रा चेक करते हैं भाई कौन सा है। भाई ऐसे ही डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं और रिपीटेड सवाल है, ठीक है, जाके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल आते हैं। एल आई बी बी ई सी कौन सा है, एल आई बी बी ई सी, देखो डी वाला सही है, सिंपल है ना। ओ एन एफ कहानी खत्म, ठीक है, तो अपना सही वाला आंसर है डी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है ना, इसमें से हमारा ये हो गया। अब भाई मेटालिक कैरेक्टर का सवाल आता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट, समझते जाना। देखो कहाँ गया, हाँ, कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इज, बहुत सिंपल, मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनते जाना, के बी और सी ए है ना, सारे के सारे के अंदर भाई के बी ई और सी ए की ही चर्चा हो रही है ना। तो मैंने क्या करा कि मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्रोडक्ट टेबल बनाई है ना, जूम इन करके, उसमें मैंने तुम्हें हाईलाइट करा कि बी यहाँ पे, के यहाँ पे, सी ए यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी कैसे करेंगे सुनना। आपको पता है कि आप जब लेफ्ट रुको, जब तुम टॉप से बॉटम जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी कि बी की सबसे ज़्यादा होगी, बी की सबसे ज़्यादा होगी और के और सी की कम होगी एज़ कम्पेयर टू बी, है ना। तो मैंने बेसिकली इस चीज़ को यहाँ लिखा है। अच्छा, दूसरी बात, जब लेफ्ट से राइट जाते हो ना मेरे भाई, तो क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि क्या कि सी ए की ज़्यादा होगी किससे, के से। तो भाई मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको मिलाकर मैंने यहाँ लिखा कि भाई ये आयनाइजेशन एनर्जी का जो है आपका ऑर्डर होगा, क्लियर है। अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होगा तो मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा ऑर्डर, अरे भाई इससे उल्टा हो जाएगा, अपना आंसर ये हो जाएगा, है ना, कि भाई के सबसे बड़ा, फिर सी और उसके बाद बी, है ना। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। समझ पा रहे हो बात को, आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होगे यार, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान चैप्टर है और यहाँ से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ना। बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड आते हैं और मैग्नेटिक नेचर से आते हैं, मैंने लिखना भूल गया, सॉरी, है ना। आप सुनना, और एक्चुअली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से भी आते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें अभी से पढ़ाऊँगा। सो मतलब हो सकता है तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, है ना। तो अगर तुम्हें जाके देखना है हाइब्रिडाइजेशन के सवाल कैसे करते हैं तो जाके मेरे रिवीजन वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी इस पर आते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे करता है। देखो यार, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2 माइनस CO NO प्लस रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, O2 माइनस CO और NO प्लस को मैंने यहाँ लिखा, मैंने कहा ओके जी। अब सुनना, सबके लिए मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो O2 मतलब 16, है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए, तो भाई मैंने 16 + 2 करा, यहाँ पे अपना 18 आ गया, ठीक है। सिमिलरली CO की बात करूँ भाई, इसके अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब मुझे कैसे पता है, अरे भाई बिकॉज मुझे इसका एटॉमिक नंबर याद है ना यार, तुम्हें भी याद होगा अभी तक तो, है ना। 6 और 8 मिला के 14, बहुत बढ़िया। NO प्लस, अब इसमें क्या है, देखो N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, O का होता है 8, बट इस स्पीशीज़ के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, है ना। तो भाई हम लोग भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो भाई -1 यानी कि यहाँ पे 14 आ गया। अब ज़रा चेक करो कि भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई ये है बॉन्ड ऑर्डर जो वाइट से लिखा हुआ है, और जो ग्रीन से लिखा, सॉरी, ये जो वाइट से लिखा है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने ग्रीन से लिखा हुआ है ये है बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा जी, यानी कि
जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे बेटा बॉन्ड हो जाएगा 1, तो बेटा देखो बॉन्ड 1 हो गया 18 पे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हमारा 14 ऑफ सॉरी ऐसे ही हमारा यहाँ पे 14 और 14 है, तो भाई ज़रा चेक करते हैं। 14 पे होता है बॉन्डर 3, है ना, तो भाई 3 और 3 क्लियर है। सो बेसिकली अपना आंसर आना चाहिए 133। ज़रा चेक करते हैं 133 कहाँ पर है, ये वाला आंसर अपना सही है। बात समझ पाए। अच्छा एक बात और क्या कि आपको दिख रहा होगा केस 1 और केस 2, है ना। सो ये मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि अगर 8 से 20 के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो आप केस 1 यूज़ करते हो, वरना अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो भाई आप केस 2 यूज़ करते हो, है ना। बट हमने चेक करा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो 18 14 है ना, तो सारे के सारे जो केस 1 के अंदर ही आते थे, इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरह से निकाला, है ना। बाकी तुम्हें इसकी डिटेलिंग जाननी है तो तुम जाके रिवीजन वीडियो देख सकते हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है, सेम टाइप का सवाल है। क्या करता है, द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O Na2O एंड Ko2 रिस्पेक्टिवली आर। बहुत सिंपल है, फिर से तीनों को लिखो। मैंने कहा ठीक है लिख दिया। अब सुनते जाना आराम से। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आप सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन ऑड हुए तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, सिंपल। अगर इलेक्ट्रॉन इवन हुए तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और अगर इलेक्ट्रॉन 10 या फिर 16 हुए तो भी वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब आप सबके लिए इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, मैंने आपको सिखाई दिया। इसके 14 आएंगे, इसके 38 आएंगे, इसके 35 आएंगे, ठीक है। अब भाई देखो क्या बोलते हैं अपना हाँ 14 क्या है, एक इवन नंबर यानी कि हमारा हो गया डाई, तो भाई डाई आ गया। 38 क्या है, एक इवन नंबर यानी कि हमारा क्या हो जाएगा डाई, यहाँ पे भी डाई आ गया। और 35 क्या है, एक ऑड नंबर यानी कि अपना पैरा हो जाएगा, तो भाई ये हो गया पैरा, सिंपल। डाया डाया पैरा कहाँ गया, डाया डाया पैरा कहाँ है भाई, 4th। समझ गए बात को, सिंपल सा है, समझ गए। आगे बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स। भाई यहाँ से केवल एंथैल्पी का सवाल आया, बहुत ही चिंदी सवाल है, दिखा देता हूँ तुम्हें, बहुत सिंपल है, ठीक है। और हर साल रिपीट होता है, हर साल, ठीक है। आ जाओ। A2 + B2 विल गिव यू 2AB। डेल्टा एच तुम्हें दिया हुआ है -200 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि A2 एंड B2 आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 B2 एंड AB आर इन द रेशियो 1 0.5 एंड 1, ठीक है। देन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O2 है ना। अब तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझना। देखो यार बेसिकली ऐसे सवाल आप कैसे करते हो, आप पहले एक रिएक्शन लिखो जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 हो, है ना। सो अगर मुझे इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो भाई मेरे को इसको हाफ और हाफ करना पड़ेगा। देखो अभी भी ये है तो बैलेंस है ना, लेकिन अभी इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अभी इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो भाई मेरे को इसको 1 बनाने के लिए 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा सुनना कि आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, डेल्टा एच आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट। अभी मैं समझाऊंगा कैसे करना है, सुनते जाना। डेल्टा एच आर आपको दिया हुआ है कि अच्छा रुको, डेल्टा एच आर इक्वल्स टू, अब मैं आपको समेशन लिखता हूँ प्रोडक्ट का, है ना। तो भाई देखो प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है, ओके 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 हाँ 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 प्रोडक्ट है ना ये, ओके। अच्छा एक सेकंड रुको जरा दोस्त, यहाँ पे आर कर दो, यहाँ पे पी कर दो, है ना। आप सुनो देखो यार, यहाँ पे अगर आर है ना, सो बेसिकली यहाँ पे इसका हाफ A2 का हो जाएगा हाफ डेल्टा एच ऑफ ए, है ना। और रिएक्टेंट दूसरा कौन सा है, हाफ B2 का हो जाएगा हाफ डेल्टा एच ऑफ BP, है ना। और माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट यानी कि AB। अब AB का कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, माइनस डेल्टा एच ऑफ AB, है ना। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या, ये जो तुम्हें रेशियो दिया हुआ है ना भाई किसका, तुम्हें A2 B2 की बॉन्ड एंथैल्पी का, हम इसको कुछ मानते हैं। देखो यार लेट्स अस अज्यूम कि भाई ये A2 का बोल रहा है कि 1 है ना, तो मैंने बोला कि डेल्टा एच ऑफ AB यानी कि डेल्टा एच ऑफ मैंने बेसिकली इसको मांगा कि ये 1 है ना। तो मैंने बोला कि डेल्टा एच ऑफ AB जो है वो है मेरे भाई x, ठीक है। अब जरा सुनना ध्यान से, देखो यार डेल्टा एच ऑफ A2 भाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये भी 1 है और मेरे भाई ये भी रेशियो 1 है ना। तो बेसिकली AB के लिए ये वाला 1 था, है ना, और A2 के लिए वाला 1 था, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ B2 के लिए क्या होगा, तो डेल्टा एच ऑफ B2 क्या हो जाएगा 0.5 यानी कि 0.5x। क्या तुम्हें बात समझ में आएगी, अगर मैंने इसको x मान लिया सो मेरे को ये वाला भी x मानना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम रेशियो की वजह से मेरे को इसे भी 0.5x बोलना पड़ेगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई, मैंने कहा हाँ जी आ गई। अब सुनना बहुत सिंपल है, बहुत आसान हो गया काम। इनकी जगहों पर ये सब लिख दो, मैंने कहा ठीक है लिख देंगे। डेल्टा एच की जगह पे हाफ x, डेल्टा एच बी की जगह पर हाफ 0.5x, है ना, डेल्टा एच ए की जगह पे x, है ना। एक बात और क्या कि तुम समझ तो पा रहे हो ना कि डेल्टा एच ए का मतलब x हो गया, डेल्टा एच बी का मतलब 0.5x हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए, है ना। इसको जब तुम सॉल्व करोगे भाई तुम्हारा आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 800 किलो जूल पर मोल। इस टाइप के सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत आसान सवाल आते हैं भाई। और तुम देख रहे हो ये ऐसा सवाल है कि तुम्हें भाई 4 नंबर दे के जाएगा ही जाएगा, ठीक है। समझ गए इस बात को, आगे चलते हैं। बात करते हैं भाई केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। उसमें क्या है भाई, KP और KC का जो रिलेशन होता है ना, उसमें हर बार सवाल आता है, हर साल, है ना। रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, समझते जाना। देखो यार क्या कह रहा है
कह रहे फॉर द रिएक्शन दिस, है ना, ये देता है ना, तुम्हें केपी बोला हुआ है कि भाई केपी मेरे भाई इतना है और टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक रिएक्शन लिखा, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। और साथ में एक चीज़ गौर करना कि मैंने यहाँ पे गैसियस चीज़ों को भी लिखा है। जनरली हम लोग जब करते हैं तो ये नहीं लिखते हैं, बट तुम्हारे लिए मैंने लिखा है। अब मैं बताऊँगा क्यों लिखा है, सुनना। तुम्हें ये दिया हुआ है ना, तुम्हें केपी की वैल्यू दी हुई, मैंने यहाँ लिख दी 27 डिग्री सेल्सियस है, बट अपने को हमेशा चाहिए होता है केल्विन के अंदर। एक सेकेंड, ये तो सॉरी 273 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 300 केल्विन, है ना, बिकॉज 273 + 27 हो जाएगा 300, है ना। चलो अब सुनना, देखो क्या है, सुनते जाना। मैंने तुम्हें क्या बोला, के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन जी, राइट, है ना भाई। ये तो तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए ना यार, है ना। मतलब बेसिकली जो मेन फॉर्मूला है भाई वो यही है इस कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। तो जरा सुनना, के पी तुम्हें दिया हुआ है, ये डाल दिया, ठीक है। के सी भाई फाइंड करना है, ये रहा, है ना। अब सुनते जाना आराम आराम से ना। आर टी को भाई मैं क्या बोलूँगा, सुनते जाना। आर है हमारा 0.082, तो मैंने ये डाल दिया, और टी की जगह पे भाई मैंने डाल दिया 300 केल्विन, है ना, तो 300 यहाँ पे आ गया। अब जरा सुनना, डेल्टा एन जी जो है हमारा, डेल्टा एन जी को कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो बेटा, यहाँ पे डेल्टा एन जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, है ना। उसका बेसिकली जो कोएफिशिएंट होता है आपका वही बनाना होता है। अब जरा सुनना क्या होता है। प्रोडक्ट में जो गैसियस स्टेट है हमारा मेरे भाई, वो SO3 में हमारा जो कोएफिशिएंट है वो 1 है ना। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे बेटा 1 लिखा। अच्छा, रिएक्टेंट के अंदर गैसियस स्टेट कितना है, जरा सुनना। एक ये है और हाफ ये है ना। तो भाई 1 + 1/2 करूँगा तो कितना आएगा, 3/2, है ना। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा -1/2, ठीक। अब इतना समझ में आ गया कि डेल्टा एन जी आ गया -1/2, ठीक है। डेल्टा एन जी की जगह पर भाई मैंने -1/2 डाल दिया। अब यहाँ से तुम के सी की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 0.992 × 10⁻13। और 10⁻13 क्यों करा, बिकॉज क्वेश्चन में तो बोला था यार। अब तुम्हें इसको करना है एक न्यूमेरिक फॉर्म में, एक इंटीजर फॉर्म में, तो अपना इसका राउंड ऑफ करके बना जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ जीओसी की, ठीक है। स्टेबिलिटी और एरोमेटिसिटी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, बताता हूँ। यहाँ पे मतलब बेसिकली इसके सवाल आते हैं, ठीक है। अब जरा सुनना, एक ही सवाल करूँगा, बहुत सिंपल सा, और ऐसा ही सवाल आता है हर साल, ठीक है। चलो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। देखो यार, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बेटा जो एरोमेटिक है इन नेचर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जरा चेक करते हैं कौन सा एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है, क्यों, समझाता हूँ। देखो यार, पहली बात तो इसके अंदर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या है, ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, और ये साइक्लिक भी है, और ये प्लेनर भी है। जब ये तीनों चीज़ें साथ में मीट हो जाती हैं तो भाई एक चीज़ को हम बोल देते हैं एरोमेटिक। बात क्लियर है। और सुनते जाना, इसके और इसके अंदर जब हम लोग चेक करेंगे, है ना, तो भाई ये हमको मिलेगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्यों मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यार। देखो साइक्लिक और साइक्लिक और प्लेनर ये भी है, ये दोनों भी हैं, है ना। बट 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के चक्कर में ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि भाई ये तो नॉन एरोमेटिक है ही यार, है ना। सो बेसिकली जो एरोमेटिक होता है वो होता है स्टेबल, यानी कि अपना आंसर आ गया ए, सिंपल। समझ गए इस बात को, ठीक है। सो विद दिस भाई मैं तुम्हें बता दिया कि जितने भी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं ना और ये सवाल कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। आई थिंक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। और तुम्हें ये मैं बता दूं क्या, कि देखो यार, तुमने देखा होगा कि पी ब्लॉक मैंने तुम्हें नहीं कराया, आयनिक नहीं कराया, और ऑर्गेनिक यानी कि हाइड्रोकार्बन जो क्लास 11th का ही पोर्शन है वो तो मैंने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया बताता हूँ। देखो पहली बात क्या है कि पी ब्लॉक जो है वो क्लास 12th वाला ही है तो, है ना, सिलेबस में। और जो क्लास 11th वाला थोड़ा सा पोर्शन जो भी है वो मैं तुम्हें अगर कराना होगा तो पी ब्लॉक के क्लास 12th वाले के अंदर ही घुसा के करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आयनिक के अंदर भाई मुझे कोई ऐसा रिपीटिशन नहीं दिखा, है ना, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट विद यू गाइस, है ना। अच्छा, और ऑर्गेनिक क्या है भाई, देखो ऑर्गेनिक ना, ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये मैं तुम्हें कराऊंगा अलग से सेपरेटली, बिकॉज ऑर्गेनिक अपने आप में एक समुद्र है, ठीक है। चलो, अब आई थिंक तुम समझ गए होगे। और अगर तुम्हें इसी टाइप की वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो तुम नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं।